नमस्कार, मैं शोभा चोरड़िया अनुभूति द्वारा आयोजित नीरज स्मृति काव्य संध्या में आप सभी काव्य रसिकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। गीत ऋषि नीरज जी ने कहा था, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद पर ध्यान रहेगा। तो हम नतमस्तक होते हैं उसके समक्ष। प्रार्थना और स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान जैन को। आइए सर, आपका स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। अनुभूति के साहित्यिक मंच से हम आप सबका सादर अभिवादन करते हैं। सज्जनों एवं देवियों, हमारे बीच डॉक्टर सुरेश जी अवस्थी, श्री त्रिपाठी जी एवं श्री शशांक प्रभाकर उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि कवि श्रेष्ठ, राष्ट्रपति सम्मानित शिक्षाविद एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेश जी अवस्थी ने अपना नाम देश विदेशों में प्रतिष्ठित किया है। हम उनका बार बार अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में प्रस्तुत हैं श्री सागर जी त्रिपाठी। सर, विनम्र अभिवादन है। कवि प्रवर आदरणीय सागर जी त्रिपाठी का अनुभूति के मंच पर बड़ी तमन्ना से देख रहे थे। मिले आशीर्वाद आपका। हमारे बीच एक और विशिष्ट व्यक्तित्व मौजूद है, आदरणीय श्री शशांक प्रभाकर जी। अभिनंदन है, नीरज पुत्र युवा कवि संपादक श्री शशांक प्रभाकर का अल्प आयु में ही पहुंचे ऊंचाइयों पर नाम रोशन किया, देश परिवार का नाम रोशन किया, देश परिवार का। सज्जनों एवं देवियों, कुछ पंक्तियां इस विमोचन समारोह के लिए समर्पित हैं आदरणीय भाई गोविंद को। बधाई है भाई गोविंद एवं परिवार को पत्रिका पुष्पांजलि के विमोचन पर। उम्मीद है सुसज्जित पत्रिका में नई पुरानी श्रेष्ठ कृतियों का प्रकाशन होगा, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, पाठकों को लेख कविताएं पढ़ने लिखने श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, नवीन साहित्य का सृजन वर्धन संरक्षण संधारण होगा, हजारों लाखों हाथों में होगी पुष्पांजलि, मिलेगा पाठकों का स्नेह, दक्षिण की लोकप्रिय पत्रिका होगी पुष्पांजलि, दक्षिण की लोकप्रिय पत्रिका होगी पुष्पांजलि। धन्यवाद। कार्यक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू, हम महाकवि श्री नीरज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जब चले जाएंगे हम लौट के
सावन की तरह कि जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह याद आएंगे प्रथम प्यार के चुंबन की तरह। गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। नीरज जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे उपाध्यक्ष श्री रमेश गुप्त नीरज जी को कि आप यहाँ आए और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुरेश जी अवस्थी का परिचय करवाएं। रमेश सर आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार। तू मैं छोड़ दे, कर ले सबसे प्यार, पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार। ऐसी आशावादी पंक्तियों के रचयिता यशस्वी कवि, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षाविद एवं कानपुर के दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित दैनिक पत्र से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी को आप सबसे परिचित कराते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। डॉक्टर सुरेश अवस्थी देश विदेश के मंचों पर हास्य व्यंग्य के मोती बिखेरते रहे हैं और राष्ट्रीय प्रेम तथा भावनाओं से बड़ी रचनाओं द्वारा श्रोताओं तथा पाठकों में देश के प्रति निष्ठा प्रेम जागृत करने का भी प्रयत्न करते रहे हैं। आपका यह प्रयास अभिनंदनीय और प्रशंसनीय है। आपने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अपने रचना कर्म द्वारा अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित तथा चर्चित हैं। आपने दूरदर्शन पर प्रसारित अनेक धारावाहिकों की पटकथा, संवाद एवं गीत भी लिखे हैं। आपको अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से विभिन्न अवसरों पर विशिष्ट विभूतियों द्वारा सम्मानित तथा अलंकृत किया गया है। आप अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी उपक्रमों में मानव सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय आंदोलन से आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पर्यावरण, ग्राम्य, विशेषकर मोबाइल से चिपकी युवा पीढ़ी से देश में उपजी पीड़ा पर आपने अनेक भावपूर्ण रचनाएं सृजित की हैं। लिखने और कहने को तो बहुत कुछ है डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी के परिचय हेतु, किंतु समय की सीमा का पालन करता हुआ मैं आपके परिचय की धारा को यहीं विराम देता हुआ आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी बिंदी भाल की, उर्दू मांग सिंदूर, जब ये दोनों ही सजे आंगन बरसे नूर। इन पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुमन जी अग्रवाल को कि आप आए और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सागर जी त्रिपाठी का परिचय करवाएं। डॉक्टर सुमन अग्रवाल जी आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद शोभा जी। सागर जी को मैं तकरीबन 10-15 सालों से जानता हूँ और इनकी पर्सनैलिटी के हर पहलू को मैंने कई बार देखा है।
लेकिन हर बार कोई नया अनदेखा पहलू उभर आता है। एक अच्छे मददगार दोस्त, एक मैच्योर मार्गदर्शक, एक अनुभवी सलाहकार, एक बेहतरीन मेजबान, जर्रे को आफ्ताब बना देने वाले जादूगर, बेहतरीन कुक वगैरह वगैरह। अक्सर ऐसा सुनते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती, लेकिन सागर जी के पुनर्जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप लक्ष्मी और सरस्वती की इन पर समान बराबर कृपा रही है। पृथ्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, अनगिनत प्रॉपर्टीज और बेपनाह दौलत के मालिक, साथ ही बेपनाह सादगी के भी मालिक हैं। मैं इनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा। किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है। उम्र 70 साल, लेकिन एनर्जी 17 साल की। शिक्षा MA, LLB, MBA, लेकिन जहन से अभी भी एक स्टूडेंट। अभी तक 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, 500 से अधिक मानपत्र, सनद, प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र, 65,000 से अधिक अशार, 16,000 से अधिक गजलें, गीत, कविताएं, 5,000 से अधिक दोहे और 2500 से अधिक मुशायरों व कवि सम्मेलनों में शिरकत, भारत में और दुनिया भर के देशों में, जिनमें UAE, UK, UAE, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी, कनाडा आदि आदि हैं। सारी दुनिया में सागर जी मां पर कहे हुए अपने बेहतरीन शेरों के लिए जाने जाते हैं। इनके 2 शेर मुझे बेहतरीन पसंद है, उनको मैं आज यहाँ पे सुना करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बस इतनी बात पर मां शहर जाने को नहीं राजी, अगर मैं गांव छोड़ूंगी तो तुलसी सूख जाएगी। और दूसरा शेर यूं है, मैं 65 साल का बूढ़ा, कभी जब गांव जाता हूं, मुझे मां आज भी सोते हुए काजल लगाती है। धन्यवाद शोभा जी, धन्यवाद। हम तो मस्त फकीर हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर DL आच्छा जी को। आप आए और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री शशांक प्रभाकर जी का परिचय करवाएं। आइए आच्छा सर, आपका स्वागत है। नीरज जी की पुण्यतिथि और चेन्नई से पुष्पांजलि मोबाइल फ्रेंडली पत्रिका का प्रकाशन। सुखद संयोग कि हिंदी के क्लासिक एवं मंचीय स्वर स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी के जैविक और जीवंत प्रतिनिधि शशांक प्रभाकर जी हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। आपका हार्दिक स्वागत। 20 मई 1975 को आगरा में जन्मे शशांक जी ने अर्थशास्त्र में MA एवं MBA किया है। वर्तमान में सहारा समय में संवाददाता हैं। पिता की तरह ही उन्होंने काव्य स्वर पाया है। लफ्जों के गांव आपका चर्चित काव्य संग्रह है। इसके अलावा भी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन इनका संचयनित काव्य संग्रह है। कई सारे सम्मान, खास तौर से 1 लाख रुपए का नीरज शहरयार पुरस्कार 2015 में मिला। वाह वाह क्या बात है से छुपा रुस्तम सम्मान मिला। इसके अतिरिक्त भी शिखर सम्मान और युवा सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। शब्दलोक मासिक पत्रिका का भी 5 वर्ष तक आपने संपादन किया। ये उनके साहित्यिक संस्कारों का दस्तावेज है। 3 बार इंग्लैंड यात्रा, फिर मॉरिशस, ऑस्ट्रिया, पेरिस,
स्विट्जरलैंड, स्पेन आदि देशों में खूब भ्रमण किया है। नीरज जी की विरासत के जैविक और जीवंत काव्य स्वर के रूप में मैं आज इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप ही की 4 पंक्तियों से यह आमंत्रण देता हूं। डूब कर भी हम उबरना जानते हैं, डूब कर भी हम उबरना जानते हैं, और गिरकर भी संभलना जानते हैं। रोशनी है इसलिए अब चिरागों में हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। अब हमारे समक्ष कार्यक्रम का अति विशिष्ट केंद्रीय बिंदु प्रस्तुत होने जा रहा है, पुष्पांजलि लोकार्पण। अब हम साक्षी बनने जा रहे हैं अति विशिष्ट पलों की। मैं पुष्पांजलि के संपादक श्री गोविंद जी मूंधरा से अनुरोध करती हूँ कि इस पत्रिका की प्रथम प्रति वे भेंट करें, और ये प्रति वे किसे देंगे ये तो वो ही जाने। पुष्पा जी, मेरी पत्रिका पुष्पांजलि की प्रथम प्रति मुझे आपको देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। वैसे तो पुष्पा, तुम्हारे कारण मेरे जीवन में पुष्प ही पुष्प है, और उन सब पुष्पों को मैंने एकत्रित करके ही ये पुष्पांजलि बनाई है। तो अगर मैं ये भी कहूँ कि तेरा तुझको अर्पण, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस मौके पर, इस अवसर पर मैं इतना अभिभूत हूँ, इतना प्रफुल्लित हूँ, इतना गदगद हूँ कि मेरे से तो कुछ ज्यादा बोला ही नहीं जा रहा है। बहुत बहुत आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या, पूरा परिवार बहुत खुश है, क्योंकि आज आपका एक सपना पूर्ण हुआ जो आप हमेशा से देखता है। ये पुष्पांजलि पुष्पों से महकती रहे और इसकी खुशबू दूर तलक जाए। ये प्रथम प्रति आपने मुझे दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। कुछ नहीं दिया, ये तो ऐसा है, तेरा तुझको अर्पण, पुष्प को पुष्प अर्पण, पुष्पांजलि। अब हम चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे चरण में। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। इन पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश जी अवस्थी को। कृपया आप आए, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री सुरेश जी अवस्थी, आइए, आपका स्वागत है। मैं अनुभूति संस्था के सभी पदाधिकारियों को
को इससे जुड़े तमाम मित्रों को नमस्कार करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भाई गोविंद मुद्रा जी के संपादन में एक ई पत्रिका पुष्पांजलि, जिसका कि आज लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, निकाला जाना साहित्य की दुनिया में एक नया प्रयोग है। सच पूछिए तो साहित्य और तकनीकी, लिटरेचर और टेक्नोलॉजी का ये एक ऐसा समागम है जो हमें आधुनिकता का बोध तो कराता ही है, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ता है। ये पत्रिका का आज विमोचन समारोह, पुष्पांजलि का विमोचन समारोह के साथ साथ महाकवि पद्मभूषण श्रद्धेय गोपाल दास नीरज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी है। उनकी स्मृति की एक संध्या है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 16 पृष्ठों का की ये पत्रिका जो आपके मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर पर रहेगी, हर पृष्ठ इसका पढ़ने वाला है। और नया प्रयोग ये है कि पढ़ने के साथ साथ कुछ पृष्ठ आपको इसमें ऐसे भी मिलेंगे जिसके ऊपर दी हुई की को जब आप स्पर्श करेंगे तो संबंधित रचनाकार जिसकी रचना आपने पृष्ठ पर पढ़ी है उसकी वाणी में भी आप उसे सुन सकेंगे। ये दृश्य भी है, शब्द भी है और इसके साथ आनंद भी है। संपादक गोविंद मुद्रा जी ने जो भूमिका लिखी है, उस भूमिका में उन्होंने एक शब्द बहुत बढ़िया प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है कि ये संपूर्ण आनंद की पत्रिका है। एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको निर्मल आनंद मिलेगा। निर्मल आनंद का प्रयोग किया है उन्होंने, मजा नहीं, निर्मल आनंद। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। पत्रिका में लेख है, कविताएं हैं, जीवन दर्शन है, समाज है, समसामयिकी है, विविधा है और इसके साथ साथ आवरण विशेष का एक पन्ना है, संस्मरण है। और गहरे पानी पैठ में जीवन दर्शन की वो मोती है जिसमें हम उन लेखों में अवगाहन करके अगर प्राप्त कर लेते हैं तो हमें जीने का हौसला देती है, सलीका देती है। बहुत अच्छी इस पत्रिका में कविताएं भी रहेंगी और जो समसामयिक संदर्भ चल रहे होते हैं जिनसे हम रोज रूबरू होते हैं, जूझते हैं, उन पर भी इस पत्रिका में आपको विचार करने का मौका मिलेगा, हौसला संजोने का मौका मिलेगा। एक पृष्ठ इसमें हल्का फुल्का का भी है जिसमें आपको मनोरंजित करने वाली, आनंदित करने वाली, मुस्कुराहट देने वाली कविताएं भी मिलेंगी। सिर्फ 16 पृष्ठों में इतनी सामग्री जो हमारे जीवन को एक आईने की तरह समग्रता के साथ रेखांकित करेगी। ये निश्चित रूप से बिंदु में सिंधु या गागर में सागर भरने वाली बात होगी। एक पृष्ठ पर जो कि ये पत्रिका माननीय नीरज जी की स्मृति में संयोजित की गई है, पहला अंक, तो आपको माननीय नीरज जी के चित्र के साथ एक ऐसा गीत भी पढ़ने को मिलेगा जो प्रायः नीरज जी ने मंचों से नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने पूरी चेतना के साथ, पूरी संवेदना के साथ जिया है। मेरा विश्वास है कि आप उस गीत को पढ़कर उस संवेदना से निश्चित रूप से जुड़ेंगे। और ये गीत हमारी माननीय मुद्रा जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही श्रम करके जो गाया है आप सबके लिए। एक पृष्ठ पर, चूंकि सावन का महीना है, तो एक पृष्ठ पर आपको एक मेरा लेख आया सावन झूम के वो मिलेगा। मैंने उस लेख में भी कहा है और आप सबसे भी कहता हूँ कि अगर हमारे भीतर गांव जिंदा है, बच्चा जिंदा है, तो हमारा उल्लास, जीवन जीने की ऊर्जा कभी नहीं मिलती है। बस ये मान के चलिए कि इस पत्रिका में गांव भी है, बच्चा भी है,
मुस्कुराहट भी है, संवेदना भी है, हंसी भी है, खुशी भी है, चिंतन भी है, दर्शन भी है और बहुत कुछ कम पृष्ठों में वो है जिसे आप सजोना चाहेंगे, जिसे आप अपने जीवन का पथ प्रदर्शित करेंगे, जो एक आलोक की तरह, एक प्रकाश की तरह हमें आगे ले जाएगी। और खुशी की बात ये है, और आपको भी अच्छा लगेगा, कि अपने संपादकीय में श्री गोविंद मुद्रा जी ने एक जगह कहा कि इसकी कीमत सिर्फ आपकी मुस्कान है, यानी कि निःशुल्क है। लेकिन यदि इस पत्रिका के पढ़ने के बाद आपको हौसला बढ़ जाए और आपके होठों को मुस्कुराहट आ जाए, तो इस पत्रिका के संपादक मुद्रा जी, उनकी पूरी टीम और अनुभूति के सारे लोग ये महसूस करेंगे कि ये मुस्कान ही उन पत्रिका की कीमत है। अंत में मैं नीरज जी को श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि नीरज जी के साथ मैंने लगभग 200 या हो सकता है इससे भी ज्यादा कवि सम्मेलन के मंच साझा की, घर परिवार तक उनके गया, उनके साथ रहा। उनके बहुत सारे संस्मरण मेरे पास हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है। एक फकीर जैसे रचनाकार, फकीराना अंदाज, बहुत कम जरूरतें, बहुत बड़ा सोच नीरज जी के पास था। जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा अनुभव नहीं होगा जिस पर नीरज जी ने कलम न चलाई हो। फिल्मी दुनिया में गए तो फिर निखालिस साहित्य के गीत लिखे और पूरी दुनिया में छा गए। लेकिन जब फिल्मी दुनिया रास नहीं आई तो बिना किसी मोह के उस चकाचौंध दुनिया से बाहर आ गए। फिर उन्होंने कवि सम्मेलन की में जो भागीदारी की वो हमारी हिंदी कविता के पितामह हैं, महाकवि हैं, और उन्हें हम बिग बी की तरह हमेशा याद करते हैं। जो उन्होंने कवि सम्मेलन को दिया है वो निश्चित रूप से संस्मरणीय है, संग्रहणीय है, प्रेरणा देने वाला है। नीरज जी के संपूर्ण व्यक्तित्व को अगर मैं 2 पंक्तियों में रेखांकित करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे थे वैसे दिखे, जैसे थे वैसे दिखे, पहने में ही नकाब। उन्होंने दोहरापन कभी नहीं जिया। सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। संवेदना रची और सच, उसमें भी सच कहा। तो जैसे थे वैसे दिखे, पहने नहीं नकाब, कांटों के भी घर मिले बनकर खिले गुलाब। कांटों के भी घर मिले बनकर खिले गुलाब। नीरज जी ने चुनौतियां स्वीकार की, कांटों के बीच से भी रास्ते निकाले, हमेशा गुलाब की तरह खिले, महमाते रहे। उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि दी। दुनिया के तमाम देशों में उन्हें जो सम्मान मिला है वो सम्मान अकेले माननीय नीरज जी का नहीं है, हमारी हिंदी कविता का भी है, और हमारी हिंदी कविता की वाचिक परंपरा कवि सम्मेलन का भी है। और वो सम्मान हम सब उन तमाम प्रशंसकों का है जो उनकी कविता को याद करते हैं। तो आइए पुष्पांजलि के इस लोकार्पण समारोह में और श्रद्धेय नीरज जी की किस्मत में आयोजित इस संध्या को हम बनाते हैं सुंदर, सार्थक और हमेशा अनुभव में रहने वाली। देश कोरोना काल में चल रहा है और कोरोना से हम सारे लोग युद्ध कर रहे हैं। तो आइए संकल्प की, विश्वास की 4 पंक्तियां देके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने कहा कि शक्ति और साधना की हम साधक। एक अदृश्य विषाणु ने ये स्थितियां पैदा कर दी। इस सारे लोग आज कहीं न कहीं असहाय से खड़े हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान बहुत मजबूती के साथ युद्ध कर रहा है। हमने कहा था कभी कि अदृश्य एक विषाणु ने साजिश रची प्रचंड, वो दोहे फिर लीजिए पहले। अदृश्य एक विषाणु ने साजिश रची प्रचंड,
विश्व विजय से था भरा, खंडित हुआ घमंड। हाथ बांध अकबर खड़े, विवश अशोक महान। हाथ बांध अकबर खड़े, विवश अशोक महान। आयुध गारे सुप्त सब, भू पर पड़े विमान। आयुध गारे सुप्त सब, भू पर पड़े विमान। चुप है मंदिर आरती, चुप है मंदिर आरती, चुप चुप हुई अजान। समय कोरोना ने रचा ऐसा कठिन विधान, समय कोरोना ने रचा ऐसा कठिन विधान। और प्रार्थना ये है कि विपत्ति टले, शुभ घोष हो। ये काल समाप्त हो संक्रमण का। विपत्ति टले, शुभ घोष हो, दया करे भगवान। विपत्ति टले, शुभ घोष हो, दया करे भगवान। जिनको धन से मोह था वो भी देते दान, जिनको धन से मोह था वो भी देते दान। जब दान शब्द आया है तो मैं एक बार गंभीरता से कहना चाहता हूँ, और वो ये कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि दौलत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दान। अगर दौलत है, चाहे वो ज्ञान की दौलत हो, साहित्य की दौलत हो, शक्ति की दौलत हो, धन की दौलत हो, चेतना की दौलत हो, और उसे समाज में दान न दिया जाए, लोगों तक पहुंचाया न जाए, तो वो दौलत किसी भी काम की नहीं होती, उस दौलत को सम्मान नहीं मिलता। अगर इसको यूं कहना चाहें कि योग्यता मायने रखती है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है योगदान, तो यही बात होगी कि दौलत मायने रखती है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है दान। इस संस्था अनुभूति ने, उसके संचालकों ने, गोविंद मुद्रा जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो भी दौलत जुटाई है, जिस तरह की दौलत जुटाई है, ज्ञान की, विज्ञान की, धन की, साहित्य की, उसका जिस तरह से दान करते हैं और समाज के लोगों तक पहुंचाते हैं, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है, प्रणम्य है, याद की जाने वाली है, और आप याद भी करेंगे। मैं ये पंक्तियां कहता हूं कि इस कोरोना काल से हम ऐसे पूर्ण, ऐसे संवेदनशील, ऐसे साधक लोगों के साथ रहकर और संवेदना से आगे बढ़कर जीतेंगे। तो मैंने कहा कि शक्ति और साधना के हम साधक, शक्ति और साधना के हम साधक, योग हमारा विज्ञान जीतेगा। नीति नियम तप और अनुशासन, चरक सुशीर्ण का ज्ञान जीतेगा। कोरोना का टूटेगा कुचक, एकजुटता का मान जीतेगा। कालजयी मंत्रों के हम सर्जक, कालजयी मंत्रों के हम सर्जक, जीतेगा, जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, ये इंसान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको, अनुभूति को, अनुभूति के संचालकों को, उससे जुड़े हुए तमाम सदस्यों को और पुष्पांजलि के इस लोकार्पण अवसर पर पुष्पांजलि से जुड़े सारे मित्रों को, साहित्यकारों को और श्री गोविंद मुद्रा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि पुष्पांजलि अपने महक लेकर, अपनी खुशबू लेकर पूरी दुनिया में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जब सूना सूना लगे तुम्हें जीवन अपना, तुम मुझे बुलाना, मैं गुंजन बन जाऊंगा। जिस पथ पर सपनों की उड़े धूल, तुम मुझे बुलाना, मैं चंदन बन जाऊंगा। इन पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सागर जी त्रिपाठी को। आप आए, अपना उद्बोधन और काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आइए सर, आपका स्वागत है। आप सबको सागर त्रिपाठी का मुंबई से प्रणाम। आज का यह शुभ दिन साहित्य की नवांकुरित अमर बेल ई पत्रिका पुष्पांजलि
इसकी प्रथम प्रति का आज लोकार्पण समारोह है, जो परमादरणीय श्री गोविंद मुद्रा जी की जीवन संगिनी, उनकी प्रेरणा, उनकी नेह निहारिका के शुभ नाम पर है। यह एक अद्भुत संयोग है कि उनका भी शुभ नाम पुष्पांजलि है। आप मनीषी वृंद और समस्त साहित्यिक समाज को बड़े आदर के साथ लोकार्पण हेतु यह पत्रिका प्रेषित है। पत्रिका का तेवर, कलेवर, संपादन, चयन, अनुशीलन, मनोनयन स्वयं ही इसकी शुचिता की गवाही देता है। मैं आदेशानुसार कुछ अपने काव्य से आप सबका मनोरंजन करना चाहता हूँ। पहले 4 पंक्तियों में एक सरस्वती वंदना, जिसमें वंदना के 16 आयाम हैं। काव्य के कलश को वरद हस्त देने वाली शारदा सरस्वती भवानी को नमन है। मंच को प्रणाम करूं, ज्ञानियों का मान करूं, आप जैसे श्रोता कर्णदानी को नमन है। कविता की धार बहे, रस की फुहार बहे, कवियों के कंठ की रवानी को नमन है। गीत को नमन, संगीत को नमन करूं, गीत के रसिक हर ज्ञानी को नमन है। आप सबको प्रणाम। आप सबने रसखान का वो प्रसिद्ध सवैया सुना होगा कि मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वानी। मैंने इसे अपने तरीके से बिल्कुल उलट दिया है, लेकिन इस पर मुझे साहित्य भूषण की उपाधि मिली। सादर प्रेषित है कि चाह नहीं दधि माखन की, तट तीर कदम्ब की डार न चाहूं, और स्वाति की बूंद से तुष्टि मुझे, शिव भाल से गंग की धार न चाहूं। पेट की भूख को अन्न मिले, धन का मैं अपार बखार न चाहूं, अरे पांव पखारी सकूं हरि को, बड़ दूजो कोई उपहार न चाहूं। आइए, राधा कृष्ण, उनकी बंसरी और सहेली, आप सब मनीषी गण हैं। इस साहित्य को रचने में अनगिनत सम्मान मुझे मिले। राधा मां, कृष्ण भगवान शस्त्र पारंगत, शास्त्र पारंगत, उन्होंने बांसुरी बजाना सिर्फ राधा के नेह में सीखा था। आइए, अरे ब्रज के बिहारी बात इतनी हमारी, सुनो बिनु कहे मन की खटाई नहीं जाएगी, और कान्हा के अधर पर सौत सी ठहर गई, बंसरी निगोड़ी हर जाई नहीं जाएगी। भोली नहीं राधा रानी, मन में है अब ठानी, सांवरे से रास तो रचाई नहीं जाएगी। हरे राधा की कलाई थामी, बिहसी कन्हाई कहें, राधा बिन बंसरी बजाई नहीं जाएगी। एक औचित्य आप हमसे अवश्य पूछेंगे कि आज ये राधा कृष्ण का ही मैं साहित्य क्यों सुना रहा हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि परमादरणीय मुद्रा जी का नाम गोविंद है, तो आज मेरी निगाह में गोविंद और पुष्पांजलि जी जो हैं वो कृष्णवत राधावत हैं। तो अति सम्मान के साथ आप इसे, स्नेह के कई आयाम इसमें देखिए कि सखियों से खेल हारी राधा मां, सखियों से खेल हारी करयट खेल हारी, मन से कन्हाई की मिताई नहीं जाएगी। अरे तन है अधीर, तन है अधीर जैसे मीन बिनु नीर, बैरी बात ऐसी जग से बताई नहीं जाएगी। कहने को लाख कहे सांवरा जो हाथ गए, राधा से कलाई तो छुड़ाई नहीं जाएगी। अरे अधरों की लाली राधा तुमने छिपा ली माना, रंगत कपोलों की छुपाई नहीं जाएगी। खास तौर पे ये देखिए कि सांवरे की लाग से भरेगी मन में आग,
ऐसा जानती तो रोग ये कदापि ही न पालती। और देह में रचा बसा हृदय भी श्याम नाम रटे, गर्व से जिसे मैं आज तक रही संभालती। होठ के कगार पे सवार 7 सुर साधे, हुक से हृदय में पैठ रात दिन है सालती। हरे रसहीन बांस की ये रूखी सूखी बंसरी है, होती हाड़ मांस की तो जान ही निकालती। उद्धव जी के लिए एक संदेश ब्रजबालाओं ने पहुंचाया था, आज तक उसकी कसक गई नहीं कि ज्ञान की बात न कीजिए यहाँ ब्रज भूमि तो प्रेम की पुण्य धरा है। अरे उद्धव उद्धव उम्र की लाज रखो, मति ज्ञान का तर्क बड़ा संकरा है। राधा की प्रीति प्रतीक है प्रेम की, कान्हा का स्वर्ण सा नेह खरा है। अरे गेह का नेह का गेह धरा से बड़ा, रस रास का मर्म बड़ा गहरा है। एक खास तौर से 2 छंद ऐसे हैं जिसमें आपको गांव की शालीन गालियां मिलेंगी और वेद में आराधना में इनका वर्णन करना। बंसरी जब तक हाथ में थी अच्छी लगी, जब होठ पे आई तो थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन जब कमर में कृष्ण भगवान ने इसे रख लिया वो उनसे नहीं देखा। आइए पहले एक अच्छा सा छंद जिसकी तीसरी पंक्ति पर मुझे घनानंद की उपाधि मिली थी। अरे राधा के अंग उठी है उमंग, जो देखी यशोदा के रास रचैया। डारेंगे रंग डारेंगे रंग डारेंगे रंग, भिगाएंगे अंग, बचेंगे न नंद के कृष्ण कन्हैया। राधा के अंग उठी है उमंग, जो देखी यशोदा के रास रचैया। डारेंगे रंग भिगाएंगे अंग, बचेंगे न नंद के कृष्ण कन्हैया। माखन चोर बरोर लियो, रंग गागर छीनी मुरेरी कलैया। अरे रूप अनंग निखारी गए, रंग डारी गए बसरी के बजैया। एक दृश्य आप देखिए, ग्वाल वाल बड़े चालाक थे, मक्खन छीन के भाग जाते थे। सहेलियों ने तय किया राधा ने कि उसमें रंग भर लेंगे, लेकिन उनके भी जासूस थे। सुनिए आप। हरे सखियों के साथ मंद मंद मुस्कात चली जात, बोल खात राधा ब्रज की डगरिया। और किशन कन्हाई कीन्ही बाकी चतुराई, मार कंकरी गिराई भरी रंग की गगरिया। शीश से झलक रंग अंग पे छलक गयो, तन से लिपट गई धानी सी चुनरिया। और तन को भिगाए रंग अंग में समाये गयो, श्याम रंग रंग गई श्याम की बंवरिया। एक गांव की समृद्ध गालियां देखिए। जब अब इतनी जलन होने लगी, बांसुरी को सौत समझने लगी है, उलाहना कैसे दे रही राधा कि श्याम के संग किलोल करे, अधरों पे चढ़ी इतराय छिछोरी। और कान्हा के अंग लगे जो मुई, बस नागिन सी बल खाए छिछोरी। छेद ही छेद भरे तन में, आंगुरी के धारे न लजाए छिछोरी। और रास बिहारी तो फूंकी थके, बंसुरी न फुकाई अघाए छिछोरी। और काचे करेल की, हमारे उत्तर प्रदेश में कच्चे बांस को करेल कहते हैं, बांस भी नहीं मानने को तैयार है कि काचे करेल की बांसुरिया, मुंह से सौत सी डाह लगाए निगोड़ी। और होठ को गोठ के गोल करे, सुर 7 लुभाए लुभाए निगोड़ी। होठ को गोठ के गोल करे, सुर 7 सुनाए लुभाए निगोड़ी। और तिरछी तनी कर में कबहू, कटी घेवर में घुस
सी जाए निगोड़ी, श्याम के संग किलोल करे अधरों पे चढ़ी राय छिछोरी। एक जीवन का एक दर्शन देखिए, सप्त सिंधु सात समंदर, नेत्र बिंदु आंखों आंसू, मेरी तरफ से आप सबको यह समर्पित है। सप्त सिंधु सोखने का हो भले गुमान तुझे, नेत्र बिंदु सोख ले तो मैं भी मान जाऊंगा। और एक साथ तथ्य कथ्य शोध बोध भाषा भाव, पद्य में परोस दे तो मैं भी मान जाऊंगा। भोग का न लोभ हो विलास की नयास किंत, बचल द्वेष क्षोभ से तुम मैं भी मान जाऊंगा। हरे चक्रवात रोकने की है भरी अथाह शक्ति, क्रोध को ले रोक रे तो मैं भी मान जाऊंगा। चक्रवात रोकने की है भरी अथाह शक्ति, क्रोध को ले रोक रे तो मैं भी मान जाऊंगा। एक हिंदी का गीत सुनिए, इसका शीर्षक है सच कहना। सांसों की सरगम से जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सच कहना क्या तुमको भी तब याद हमारी आती है। बादल बारिश के मौसम में राग मल्हार सुनाते हैं, पुरवाई के झोंके जब संदेश मिलन का लाते हैं। तोता मैना डालों पर अपनी धुन में खो जाते हैं, कलियों के उपवन में जब मादक भौरे मंडराते हैं। सावन की धानी धानी रुत जब आंचल फैलाती है, सच कहना क्या तुमको भी तब याद हमारी आती है। एक दृश्यावलोकन सब मनुष्यों के लिए है कि पर्वत के पीछे सूरज से नव प्रभात ले आता है, अंधियारा जब भोर के उजले आंचल में छुप जाता है। धरती के कण कण को सूरज किरणों से चमकाता है, प्रकृति जन्य हर दृश्य भाग्य पर जब अपने इतराता है। सन्नाटे बातें करते हैं जब झरनों की सरगम से, तितली अटखेली करती है जब फूलों के मौसम से। दिशा चतुर्दिक गूंज उठे जब मलयानिल की छम छम से, शाम सुहानी अलसाए जब गोधूली के आगम से। अपनी ही आहट से पायल पाँव में शर्माती है, सच कहना क्या तुमको भी तब याद हमारी आती है। बेचैनी बढ़ जाती है जब शाम से दिल की धड़कन में आस की थपकी से आती है नींद स्वप्न के आंगन में। अरमानों की छाप चमक
उठती है जब भी दर्पण में, मोह मिलन का खिल उठता है जब पलकों की चितवन में, अंगड़ाई भी अंग अंग में मधुर पीर भर जाती है, सच कहना क्या तुमको भी तब याद हमारी आती है, सांसों की सरगम से जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सच कहना क्या तुमको भी तब याद हमारी आती है। इसका समापन मैं अपने एक शेर से करूंगा जो 25 जून को संसद में प्रधानमंत्री जी ने पढ़ा था कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। पुष्पांजलि को अमरत्व प्राप्त हो और ये अमर बेल एक दिन बरगद का घना सायादार पेड़ बनेगा। गोविंद मुद्रा जी, और ये जो नई तकनीक जो आपने टेक्नोलॉजी आपके परिवार से आई है, आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सागर त्रिपाठी का सबको प्रणाम। गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है उदास, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। अब नीरज जी तो सदेह उपस्थित नहीं हो सकते, इसीलिए हमने उनके अंशज वंशज श्री शशांक प्रभाकर जी को बुलाया है और मैं सादर अनुरोध करती हूँ कि शशांक जी आप आए, अपना उद्बोधन और काव्य पाठ प्रस्तुत करें। श्री शशांक प्रभाकर जी आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं शशांक प्रभाकर और धन्यवाद देता हूँ अनुभूति संस्था के अध्यक्ष गोविंद मुद्रा जी को, जिन्होंने आज मुझे इतने सुंदर आयोजन में आमंत्रित किया। और आज माँ कवि गोपाल दास नीरज की नित्य पुण्यतिथि भी है और सुपुत्र होने के नाते, बेटा होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता है। हालांकि उनकी बराबरी तो करना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अपने काव्य पाठ से उनके चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करूं। गोविंद मुंदला जी, अनुभूति संस्था के अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं कि इतने पावन आयोजन के अंदर मुझको उन्होंने सम्मिलित किया। मैं अपने काव्य पाठ को 2 भागों में बांटूंगा। पहले भाग में मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ता हूँ और उसके अंतिम भाग में, यानी कि दूसरे भाग में, मैं आदरणीय बाबू जी की कुछ एक कविताएं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। आशा है कि आप लोग इसका आनंद उठाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। कोशिश करता हूँ कुछ एक मुक्तक और एक गीत में आप लोगों को पहले सुना देता हूँ। डूब कर भी हम उभरना जानते हैं, डूब कर भी हम उभरना जानते हैं और गिरकर भी संभलना जानते हैं। कवियों का जीवन किस तरह का उतार चढ़ाव का है, लेकिन हम लोग इसमें खड़े होते हैं हौसले के संग और शिद्दत के संग। डूब कर भी हम उभरना जानते हैं और गिरकर भी संभलना जानते हैं। रोशनी है इसलिए अब तक चिरागों में, हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। कि डूब कर भी हम उभरना जानते हैं और गिरकर भी संभलना जानते हैं। रोशनी है इसलिए अब तक चिरागों में, हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। किस तरह का सफर होता है कवियों का, इसमें मान भी होता है, सम्मान भी होता है और अपमान भी होता है, और लेकिन हम इसको किस तरह से लेते हैं। दुआ हो बद्दुआ सब कुछ सलीके से उठाता, दुआ हो बद्दुआ सब कुछ सलीके से उठाता हूँ। मैं खुल कर के परिंदों की तरह उड़ना सिखाता हूँ। दुआ हो बद्दुआ सब कुछ सलीके से उठाता हूँ। मैं खुल कर के परिंदों की तरह उड़ना सिखाता हूँ। तुम्हें है ये गुमा तारो कि है रोशन जहां तुमसे,
मैं जुगनू हूँ, अंधेरी रात में रास्ता दिखाता हूँ। कि मैं जुगनू हूँ, अंधेरी रात में रास्ता दिखाता हूँ। डूब कर भी हम उभरना जानते हैं और गिर कर भी संभलना जानते हैं। चार पंक्तियां और आप लोगों के सामने रखता हूँ कि ये कवि लोग किस परिपाटी के लोग हैं। आप ये मुक्तक सुनेंगे तो आप जान पाएंगे। बहुत सारे लोग, हम जब बचपन में स्कूल जाते थे या आज अध्यापक के रूप में हम आप लोगों के सामने स्थापित हैं, तो कोई अध्यापक होगा तो उससे पूछिएगा, हमेशा क्लास के वो बच्चे याद रह जाते हैं जो सबसे शैतान हुआ करते हैं। बहुत बुद्धिमान, बहुत नंबर लाने वाले बच्चे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन किसी से भी 20 साल बाद, 30 साल बाद किसी अध्यापक से पूछिएगा तो कैलाश के स्कूल के या क्लास के सबसे शैतान बच्चे को जरूर जानता होगा। तो हम साहित्य के वो शैतान बच्चे हैं जो आप लोगों के सामने हैं। और इसी माध्यम से मैं एक मुक्तक आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि दिल के बहलाने को फुर्सत में याद आते हैं, दिल के बहलाने को फुर्सत में याद आते हैं। हम वो गुल हैं जो मोहब्बत में याद आते हैं। दिल के बहलाने को फुर्सत में याद आते हैं। हम वो गुल हैं जो मोहब्बत में याद आते हैं। और तुम जो चाहो तो घर के खिलौनों से पूछ लेना कभी। हम वो बच्चे हैं जो शरारत में याद आते हैं। कि हम वो बच्चे हैं जो शरारत में याद आते हैं। दिल के बहलाने को फुर्सत में याद आते हैं। हम वो गुल हैं जो मोहब्बत में याद आते हैं। चार पंक्तियां। हमारे तो कभी जीवन में किसी से दुश्मनी नहीं रही, लेकिन जो दोस्त थे उन्होंने भी हमारे से कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो हम जीवन को एक नए ढंग से लेते हैं। मान लेता है मगर कुछ कमी भी रखता है। मान लेता है मगर कुछ कमी भी रखता है। बात मेरी वो हमेशा हंसी में रखता है। मान लेता है मगर कुछ कमी भी रखता है। बात मेरी वो हमेशा हंसी में रखता है। उसके हाथों में तो पत्थर भी हैं और फूल भी हैं। है मेरा दोस्त मगर दुश्मनी भी रखता है। कि है मेरा दोस्त मगर दुश्मनी भी रखता है। एक मेरा पुराना मुक्तक है, देखिए अगर याद आता, जहां जहां से याद आएंगे मैं आपको सुनाऊंगा। दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा। दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा। दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा। दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा। दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा। ख्वाहिश है मेरी मेरे सलामत रहे दुश्मन, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। कि वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा। दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा। ख्वाहिश है मेरी मेरे सलामत रहें दुश्मन, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि किसी के इश्क ने किस्मत संवार कर रख दी। किसी के इश्क ने किस्मत संवार कर रख दी। हमने जीती हुई बाजी हार कर रख दी। घरों में बंटवारे होते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर, कभी धन के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी किसी चीज के लिए। उस समय कितना कष्टदायी होता है, कितना दुखदायी माहौल होता है। किसी के इश्क ने किस्मत संवार कर रख दी। हमने जीती हुई बाजी भी हार कर रख दी। और टूटते घर को बचाने के लिए बाप ने फिर बेटे के कदमों में पगड़ी उतार कर रख दी। किसी के इश्क ने किस्मत संवार कर रख दी। हमने जीती हुई बाजी भी हार कर रख दी। और टूटते घर को बचाने के लिए बाप ने फिर बेटे के कदमों में पगड़ी उतार कर रख दी। एक मुक्तक आप लोगों के सामने रखता हूँ। हालांकि देश के माहौल आप लोगों के सामने है सारी चीजें, इसमें राजनीति के क्या भागीदारी है और राजनीति आम जीवन में आम लोगों के संग किस तरह का व्यवहार करती है और राजनीति जाते कौन लोग हैं। तो चार पंक्तियां इस माध्यम से भी रखता हूँ। वो इसलिए भी रख रहा हूँ कि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि अलग अलग रंग के कुछ मुक्तक सुना देता। अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा। ये कवि की सीख भी, ऐसे घर ले जाइएगा। अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा। होगा बुरा जो शख्स
अदालत में जाएगा। अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा। और झूठ बोलने का सलीका जिसे आ जाए, ये तय है वो इंसान सियासत में जाएगा, ये तय है वो इंसान सियासत में जाएगा। अच्छा करेगा काम तो जन्नत में जाएगा, होगा बुरा जो शख्स अदालत में जाएगा। और झूठ बोलने का सलीका जिसे आ जाए, ये तय है वो इंसान सियासत में जाएगा। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अपने बाबूजी के लिए। मैंने उनको बड़ी चढ़ती उम्र में देखा और बड़ा साथ मेरा उनका रहा। हमारे बीच में एक दोस्ताना संबंध था और उसी दोस्ताना संबंध से 4 पंक्तियां निकालता हूं कि ये किसी नूर सा आंखों में पला करते हैं। मेरे बाबूजी कहीं गए थोड़ी ना, यही है मेरे पास। और जब भी मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, अच्छी कविता लिखता हूँ, तो मुझे अंदर से लगता है कि वो मेरे साथ है, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा करेगा काम ये किसी नूर सा आंखों में पला करते हैं, कारवां हो या ना हो फिर भी चला करते हैं। ये किसी नूर सा आंखों में पला करते हैं, कारवां हो या ना हो फिर भी चला करते हैं। इन बुजुर्गों से है रोशन मेरा घर मंदिर सा, ये वो दीपक हैं जो बुझ बुझ के जला करते हैं, ये वो दीपक है जो बुझ बुझ के जला करते हैं। पुरखों की हर एक कहानी सच्ची लगती है, बड़ी बहन जब लड़ती है तो बच्ची लगती है। कोई दौलत नहीं जो इन बुजुर्गों की समता कर सकती है, आंगन में पीपल की छाया अच्छी लगती है, ये आंगन में पीपल की छाया अच्छी लगती है। मेरा मन है कि मैं एक गीत मैंने लिखा है और वो गीत आप लोगों तक पहुंचाऊं। ये पूरा माहौल देख रहे हैं, इस समय दहशत का माहौल है कोरोना महामारी का। बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, इसमें मायने चेंज हो गए जीवन के, पूजा पाठ के विधान चेंज हो जाएंगे, दवाइयों के प्रति आदमी में एक नई जागरूकता है, स्वास्थ्य के प्रति, समाज के प्रति, आपसी रिश्तों के प्रति। बहुत सारी चीज जब ये खत्म हो जाएगा और उम्मीद है कि जल्द खत्म भी हो जाएगा। फिलहाल तो पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल है। जब आगे खत्म हो जाएगा तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या सौंपेंगे? मेरा मानना है ये है कि दुनिया में जितनी बड़ी क्रांति करी वो इस छोटे से इंसान ने की है, जिसे हम कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ईसाई, उसमें क्रिश्चियनिटी में, कभी सिख में बांट देते हैं। ये छोटे से इंसान में इतनी ताकत है, इसने बड़े बड़े पराक्रम करके बड़ी बड़ी फतेह हासिल की, एवरेस्ट पे पहुंचा, समुद्र की गहराई में पहुंचा, चांद पे पहुंचा, मंगल पे जाने की तैयारी है, तो इसको भी विजय प्राप्त करेगा। मेरा एक कोरोना का प्रति, इस महामारी के प्रति एक विजयी गीत है जो आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे। इसकी कुछ एक पंक्ति मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद बाबूजी की पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। हम समय से छीन कर पूरी सदी ले आए हैं, हम समय से छीन कर पूरी सदी ले आए हैं, इन अंधेरों से बचा कर रोशनी ले आए हैं, हम समय से छीन कर पूरी सदी ले आए हैं, इन अंधेरों से चुरा कर रोशनी ले आए हैं। अब समय का मोल समझो कीमती इस सांस का, अब समय का मोल समझो कीमती इस सांस का, हम बचा कर मौत से लो जिंदगी ले आए हैं, हम बचा कर मौत से लो जिंदगी ले आए हैं। कैसी चीजें चेंज हो गई। आम जीवन या आम आदमी का जो पूरा जीवन था मूल्य पे आधारित था, समाज का जीवन मूल्य पे आधारित था, साहित्य का जीवन पूरा मूल्य पे आधारित था, ये चेंज हो गई सारी चीजें। मूल्यों की गिरती हवेली जानती ये बात है, मूल्यों की गिरती हवेली जानती ये बात है सफर मुश्किल बहुत और आगे काली रात है, खोखले कोरे सजन ने हमको ये समझा दिया, है बड़ा विध्वंस लेकिन कम न आदम जात है,
आंख में जो बच गई है वो न मिलने आए हैं, इन अंधेरों से चुरा कर रोशनी ले आए हैं, हम बचा कर मौत से लो जिंदगी ले आए हैं। हर जात का, हर वर्ग का हमको अब ध्यान रखना होगा। फसल चाहे कैसी भी हो है हिफाजत अब यहाँ, फसल चाहे कैसी भी हो है हिफाजत अब यहाँ, सुननी फिर भी हमको होगी हर शिकायत अब यहाँ। काबा काशी ये समझ लें ऐसे ना चल पाएंगे, या मुरव्वत ही रहेगी या मोहब्बत अब यहाँ। इश्क की पावन कथा से बंदगी ले आए हैं, हम बचा कर मौत से लो जिंदगी ले आए हैं। अंतिम है, कारखाने विष न उगले उनसे ये कह दो जरा, कारखाने विष न उगले उनसे ये कह दो जरा, अब धरा ना सह सकेगी उनको समझा दो जरा। शोर को उठना ही होगा खेत में खलियान में, कोई भूखा ना रहे ये कह दो सत्ता से जरा। हादसों से हम बचा कर जिंदगी ले आए हैं, हम बचा कर मौत से लो जिंदगी ले आए हैं, हम समय से छीन कर पूरी सदी ले आए हैं, इन अंधेरों से बचा कर रोशनी ले आए हैं। आप इजाजत दें तो मैं एक घूंट पानी भी पी लूं, और अब मैं बाबू जी का जो कविता पाठ है उसको सुनाता हूं, एक दो मुक्ता बन के सुनाता हूं, फिर एक दो कविताएं आप लोगों के बीच में रखता हूं। बादलों से सलाम लेता हूं, वक्त के हाथ थाम लेता हूं, बादलों से सलाम लेता हूं, वक्त के हाथ थाम लेता हूं, मौत मर जाती है पल भर के लिए जब मैं हाथों में जाम लेता हूं। बादलों से सलाम लेता हूं, वक्त के हाथ थाम लेता हूं, मौत मर जाती है पल भर के लिए जब मैं हाथों में जाम लेता हूं। और एक कविता मैं उनकी पढ़ देता हूं, ऑन दी पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। उनकी बड़ी चर्चित कविता है, तीसरा अब युद्ध नहीं होगा, तीसरे विश्व युद्ध की पॉसिबिलिटी पर है, वो आप लोगों के सामने रखता हूं। मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध हुआ, मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूं गर जमीन पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये गलियां, ये मस्त झूलती हुई बालियां धानों की, ये शोक सजल शर्माती हुई गेहूं की गलियां, कतराते हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये पेंगे भड़ा भड़ा अमियों का इठलाना, ये नदियों का लहरों के पाल खोल चलना, ये पानी के सितार पर झरनों का गाना, मैनाओं की नटगटी डिटाई, तोतों की ये शोर मोर का भौर भ्रंग की ये गुनगुन, बिजली की तड़क कड़क, बदली की चटक मटक, ये जोत जुगनुओं की झिंगुर की झुनझुन, किलकारी बढ़ते हुए दूध से ये बच्चे, निर्भीक उछलती हुई जवानों की टोली, रथ को शर्माती हुई चांद सी ये शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की बोली, आला की ये ललकार, थाप ये ढोलक की सूरा, मीरा की सीख, कबीरा की वाणी, पनघट पर चपल गगरियों की छेड़छाड़, लादा की खाना से गुपचुप खाना खाने। क्या इन सब पर
क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी? क्या धुंध धुआं बन सब जगह रह जाएगा? क्या कूकेगी कोयलिया कभी ना बगिया में? क्या पपिया फिर ना पिया को पास बुलाएगा? मैं सोच रहा हूँ, युग जो इतिहास लिख रहा है, क्या रक्त गुनेगा उसकी शादी में? क्या लाशों के पहाड़ पर सूरज डूबेगा? क्या चांद सिसकियां लेगा ध्वंस तबाही में? जो अभी अभी सिंदूर दिए घर आई है, इसके हाथों की मेहंदी अब तक पीली है। घूंघट से बाहर आ ना सकी अभी लाल, हल्दी से जिसकी चूनर अब तक पीली है। क्या वह अपनी लाडली बहन साड़ी उतार जाकर बेचेगी निचूड़िया बाजारों में? इसकी छाती से फूटा है मात्र अभी, वे माँ क्या दफनाएगी दूध मझारों में? चाणक्य, मार्क्स, एंजिल, लेनिन, गांधी, सुभाष, सदियां जिनकी आवाजों को दोहराती हैं। तुलसी, वर्जिल, होमर, गोरकी, शाह मिल्टन, चट्टाने जिनके गीत अभी तक गाती हैं। जब घायल सीना लिए एशिया तड़पेगा, तब वाल्मीकि का धैर्य न कैसे डोलेगा? जब भूखी कुरान की आयत दम तोड़ेगी, तब क्या न खून फिरदौसी का कुछ बोलेगा? बढ़ चुका बहुत आगे रथ अब निर्माणों का, बम्बों के दलबल से अवरुद्ध नहीं होगा। है शांति शहीदों का पड़ाव हर मंजिल पर, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुभूति संस्था के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं और उनको बधाई देता हूं इतनी सुंदर पत्रिका के लिए। मैं तो पहली बार जीवन में इस तरह की पत्रिका देखी है, ई पत्रिका, और इतनी सुंदर प्रिंटिंग और साफ सुथरी पत्रिका वो बनी है साहित्यिक आलेखों के साथ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मधुर कंठ, मोहक छवि, मंद मंद मुस्कान, नीरज जी के गीतों में बसती जिनकी जान। मैं पुष्पांजलि के संपादक और हमारे महासचिव श्री गोविंद जी मुंदड़ा से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और अपने मन के उद्गार व्यक्त करें। नीरज जी की स्मृति में काव्य संध्या हो और सर अपना गीत न सुनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपकी सुरीली आवाज में हम नीरज जी का एक गीत सुनना चाहेंगे। आइए सर, आपका स्वागत है। परम आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, विशिष्ट अतिथि वृंद सागर त्रिपाठी जी, श्री शशांक प्रभाकर जी, हमारी संस्था के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान जैन जी, संस्था के अन्य पदाधिकारी गण, सदस्यगण, मित्रों, परिजनों, स्वजनों, मेरा सादर अभिवादन स्वीकार करें, मेरा सादर नमन स्वीकार करें। मैं कोई कवि नहीं, साहित्यकार भी नहीं, मगर हाँ, साहित्य विशेषकर काव्य प्रेमी अवश्य हूं। और जब मैं देखता हूं कि हमारी संस्था के अन्य सदस्यों की पुस्तकों का विमोचन होता रहा है, हो रहा है, तो मेरे मन में भी कभी कभी ऐसा ख्याल आया है कि काश मेरी भी कोई पुस्तक प्रकाशित होती, उसका भी मैं एक विमोचन समारोह करता। चलिए, किताब न सही, एक पत्रिका से शुरुआत तो हुई। इस माह मेरे लिए दो ऐसी बातें हुई है जिनसे मैं बड़ा अभिभूत हूं, बहुत एक्साइटमेंट हुआ मुझे। एक तो राजस्थान पत्रिका के देश के सभी संस्करणों में एक साथ मेरी एक कविता का प्रकाशन हुआ, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ईमानदारी की बात है, कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन ऐसा हुआ और मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ, बहुत आनंदित हुआ, बहुत एक्साइटेड। और ये दूसरा जो आज आपके सामने होने जा रहा है, मेरी एक मासिक पत्रिका का विमोचन। पत्रिका प्रकाशित करना है, ये तो मेरा बहुत पुराना सपना रहा है। भले उसके रूप अलग अलग हों, कभी इस तरह की प्रकाशित करवाऊं, कभी उस तरह की प्रकाशित करवाऊं, लेकिन जब भी मैं इसके बारे में मेरे परिवार में बात करता था तो मेरे बच्चे अक्सर मुझे रोक लिया करते थे कि
पापा अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है, छपी हुई चीजें आजकल बहुत कम लोग पढ़ते हैं। उनकी ये बातें सुन करके मैं थोड़ा हतोत्साहित हो जाता था और उन्होंने मेरे कदमों को बांध रखा था। अचानक इंदौर से एक सांध्य दैनिक कट पेस्ट, जो वहां से राम स्वरूप जी मुंद्रा प्रकाशित करते हैं, उसकी एक कॉपी मुझे व्हाट्सएप में मिली और मैंने देखा कि उस पत्रिका में आप समाचार पत्र पढ़ने के साथ साथ आप कुछ वीडियो भी देख सकते हैं, उन समाचार पत्रों के पॉपअप्स भी देख सकते हैं। ये देख के मुझे बहुत अद्भुत लगा और मेरी वो पुरानी जो वो एक खलबली थी ना, उसको वापस चालू हुई कि नहीं यार, कुछ करना है, हमको भी कुछ करना है, थोड़ा अद्भुत करें, अच्छे हैं। तो उनकी जो वो प्रेरणा, जो वो पत्रिका देख के जो मुझे प्रेरणा मिली, सबसे पहले तो मैं राम स्वरूप जी मुंद्रा जी का आभारी होना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एक बीज दिया और उस बीज ने इस पत्रिका का निर्माण किया। इस पत्रिका की सबसे बड़ी विशेषता यही रहेगी कि ये 24/4 यानी हर समय आपके साथ रहेगी। आप चाहे किसी डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे प्रतीक्षा कर रहे हो या अन्य कहीं भी जगह बैठे प्रतीक्षा कर रहे हो या बिल्कुल फुर्सत में हो, जब चाहे तब आप इस पत्रिका को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। मतलब ये पत्रिका जो है मात्र पढ़ने की नहीं है, सुनने की भी है। यदि किसी कवि की कविता इसमें छपी है तो उसी कवि की अन्य कविताएं भी आप मात्र एक वीडियो के बटन दबाने से सुन पाएंगे। मुझे ये कहने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं है कि ये पत्रिका जो भी निकाली है वो मैंने अपने स्वांतः सुखाय के लिए निकाली है, अपने मन को आनंदित करने के लिए निकाली है, अपने शौक को पूरा करने के लिए निकाली है। इसके पीछे कोई भी व्यावसायिक भावना नहीं है। हाँ, लेकिन यदि इसमें छपी कोई भी सामग्री आपको अच्छी लगे, आपको चिंतन मनन के योग्य लगे, आपको ज्ञानवर्धक लगे, आपका आनंद बढ़ाने में सहयोगी हो, तो वो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी और वो तो मेरे लिए तो बोनस ही होगा ना। इतनी मेहनत के बाद जो भी कुछ मुझे मिलेगा वो तो मुझे बोनस ही मिलेगा। और इस पत्रिका के बारे में एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पत्रिका को पढ़कर, देखकर, सुनकर ये मुझे अवश्य बताएं कि ये पत्रिका आपको कैसी लगी और इस पत्रिका को बेहतर बनाने की दिशा में या और उपयोगी बनाने की दिशा में क्या किया जा सकता है। इसके ऊपर आपके सभी विचार मेरे लिए स्वागत योग्य है, मैं उनका स्वागत करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरा उनसे पहले कोई पूर्व परिचय नहीं था। मात्र उनके बारे में मैंने जाना और उन्हें फोन किया और कहा कि मेरा इस तरह का कार्यक्रम है और मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में भागीदार बने। और उन्होंने इस बात को बिना कुछ विचार किए तत्काल उन्होंने स्वीकृति दी और इस कार्यक्रम में भागीदारी की। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए या पधारे। अभी तो ऑनलाइन ही बोलना पड़ेगा ना, आए ना, पर्सनली तो आए नहीं, लेकिन ऑनलाइन भी आए, समय दिया और उन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाइयां दी। मेरे परम मित्र या यूं कहूं कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर ज्ञान जैन, उन्होंने जो मेरे मार्गदर्शक हैं, जिन्हें मैं सरजी करता रहता हूं या कहता रहता हूं, इस पत्रिका के स्तर को बनाए रखने के लिए, इस पत्रिका को एक श्रेष्ठ पत्रिका बनाने के लिए अपने सुझाव मुझे दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसलिए मैं उनका बहुत 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 दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को जो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया, इसकी पूरी रूपरेखा यानी जो जिस तरह से भी आपके सामने ये है एक अलग ढंग से,
उसका पूरा श्रेय, उसकी पूरी क्रेडिट मेरे बेटे जय को जाती है। जय और उसकी टीम और उसके जो भी सहयोगी हैं उनको जाती है। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष धन्यवाद मैं यहां देना चाहूंगा श्री विवेक अग्रवाल का। विवेक अग्रवाल जिन्होंने इस पूरी पत्रिका की टाइपिंग की है, पूरी पत्रिका के डिजाइनिंग में बहुत सहयोग दिया है। यानी आप देखिए कि मैं 15 दिन से, लगभग पिछले 15 दिन से सुबह शाम दोपहर उसकी बैठकर उसका क्या, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कहूं। मैंने उसको इतना परेशान करके रखा था और आखिर परेशान जो भी मैंने किया उसको, वो तो मेरा थोड़ा ऐसा मैं सोचता हूँ मेरा हक भी बनता है, लेकिन वो जो भी उसका रिजल्ट आपके सामने आया, उसका जो परिणाम आपके सामने आया है, उसे देखकर मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि ये पत्रिका आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। परिवार में मेरे परिजनों का और भी मेरे परोक्ष अपरोक्ष रूप से जिन्होंने भी मुझे सहयोग दिया है, उन सब का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और पुष्पा का धन्यवाद करना तो बनता है, अब उसको कैसे धन्यवाद दूं। शायद मेरी प्रथम प्रति मैंने उसको दी, यही उसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा पुष्पा को, पुष्पांजलि। शोभा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यदि नीरज जी का कोई कार्यक्रम हो, नीरज जी की स्मृति में कोई कार्यक्रम हो और मैं नीरज जी की कोई कविता न पढ़ूं, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरा भी मन है, और चूंकि हमारे आज के कार्यक्रम की संचालिका शोभा जी ने भी आग्रह किया है, इसलिए नीरज जी की एक अति लोकप्रिय रचना जो बहुत ही लोकप्रिय हुई, मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को जो भी बहुत पसंद है, बहुत गुनगुनाते हैं इस गीत को। आइए आपको आदमी को आदमी बनाने के लिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की, और कहने के लिए कहानी प्यार की। स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। क्या कर रहे हो आप यहाँ, सुनिए। कि जो भी कुछ लुटा रहे हो तुम यहाँ, वो ही बस तुम्हारे साथ जाएगा। जो छुपा के रखा है तिजोरी में, वो तो धन ना कोई काम आएगा। जो भी कुछ लुटा रहे हो तुम यहाँ, वो ही बस तुम्हारे साथ जाएगा। जो छुपा के रखा है तिजोरी में, वो तो धन न कोई काम आएगा। सोने का ये रंग छूट जाना है, सोने का ये रंग छूट जाना है, हर किसी का संग छूट जाना है। अरे आखिरी सफर के इंतजाम के लिए, आखिरी सफर के इंतजाम के लिए जेब भी कफन में एक लगानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। क्या है जिंदगी, सुनिए। कि रागिनी है एक प्यार की, जिंदगी की जिसका नाम है। गा के कटे तो है सुबह,
रो के कटे तो शाम है, रागिनी है एक प्यार की, जिंदगी की जिसका नाम है, गा के कटे तो है सुबह, रो के कटे तो शाम है, शब्द और ज्ञान व्यर्थ है, पूजा पाठ ध्यान व्यर्थ है। अरे आंसुओं को गीतों में बदलने के लिए, आंसुओं को गीतों में बदलने के लिए लौ किसी यार से लगानी चाहिए, लौ किसी यार से लगानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। क्या हो जाता है जब हम इस प्यार की दुनिया में कदम रखते हैं कि जो दुखों में मुस्कुरा दिया वो तो एक गुलाब बन गया, दूसरों के हक में जो मिटा प्यार की किताब बन गया। जो दुखों में मुस्कुरा दिया वो तो एक गुलाब बन गया, दूसरों के हक में जो मिटा प्यार की किताब बन गया। आग और अंगारा भूल जा, तेग और दुधारा भूल जा, अरे दर्द को मशाल में बदलने के लिए, दर्द को मशाल में बदलने के लिए अपनी सब जवानी खुद जलानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। अंतिम बंद इस गीत का जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके जीवन यात्रा में बहुत काम आ सकता है कि दर्द अगर किसी का तेरे पास है तो खुदा तेरे बहुत करीब है। प्यार का जो रस नहीं है आंखों में, कैसा हो अमीर तू गरीब है। दर्द अगर किसी का तेरे पास है तो खुदा तेरे बहुत करीब है। प्यार का जो रस नहीं है आंखों में, कैसा हो अमीर तू गरीब है। अरे खाता और बही तो रे बहाना है, खाता और बही तो रे बहाना है, चेक और सही तो रे बहाना है। अरे सच्ची साख मंडी में भुनाने के लिए, सच्ची साख मंडी में कमाने के लिए दिल की कोई हुंडी भी भुनानी चाहिए। सच्ची साख मंडी में कमाने के लिए दिल की कोई हुंडी भी भुनानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। कम बोलते हैं, हर शब्द तोलते हैं, पर उन्हें सुन खुशी से हृदय डोलते हैं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ अनुभूति के सचिव श्री विकास जी सुराणा को। कृपया पधारें और धन्यवाद ज्ञापन दें। आइए विकास जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सभी स्वजनों का जो इस समय ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार। अनुभूति का एक नया प्रयास आज की शाम रही। यूं कहूं कि एक
संयोग और संजोग ही है कि नीरज जी की परछाई जाने और समझा जाने वाले हमारे महासचिव श्री गोविंद जी मुंद्रा, उनके द्वारा मासिक ई पत्रिका पुष्पांजलि का विमोचन और नीरज जी की स्मृति में काव्य संध्या दोनों का एक साथ होना। विशेष धन्यवाद आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश जी अवस्थी का, बहुत बहुत आभार सर। दोनों विशिष्ट अतिथियों का श्री सागर जी त्रिपाठी और शशांक जी प्रभाकर, जो नीरज जी के सुपुत्र भी हैं और एक कवि भी। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार आज की संध्या में हमसे जुड़ने का। विशेष आभार जय और उसकी टीम बीप का, जिन्होंने ये संध्या का बैकएंड से आयोजन किया है। जो लाइव स्टेज आज आप ऑनलाइन पे भी देख पा रहे हैं, ये उनकी बदौलत है। थैंक यू गाइस। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, इसी आशा के साथ कि हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू।